नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। महाराष्ट्र की सियासत में बीते 5 दशक से ठाकरे परिवार का दबदबा रहा है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा जो शिवसेना की नींव रखी गई थी, जो शिवसेना कभी महाराष्ट्र की सियासत की दिशा और दशा तय करती थी, आज वो पार्टी टूट चुकी है। एक धड़ा अभी भी सरकार में है, लेकिन ठाकरे परिवार के लिए इस वक्त मुश्किल परिस्थिति बनी हुई है। यह वजह है कि आपसी कला को भुला करके ठाकरे ब्रदर्स यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सारे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे तकरीबन 20 साल बाद एक मंच पर नजर आएंगे। मुंबई में होने वाली रैली में को विजय रैली का नाम दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 16 और 17 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य करने से जुड़े 2 आदेश जारी किए थे। इसके विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को संयुक्त रैली का ऐलान किया था। बाद में 29 जून को सरकार ने दोनों आदेश रद्द कर दिए और इस पर उद्धव की ओर से यह दावा किया गया था कि विपक्षी पार्टियों के विरोध की वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है। उन्होंने 5 जुलाई की विरोध रैली को भी विजय रैली के रूप में ही करने की बात कही थी। उद्धव और राज ठाकरे में 2000 से ही नेतृत्व को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा था और आखिरकार राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नाम से यानी एमएनएस के नाम से नई पार्टी बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में राज ठाकरे अपने दम पर कोई कमाल नहीं कर पाए और इधर शिवसेना में टूट और चुनाव में हार के बाद से उद्धव गुट की शिवसेना संकट के दौर से गुजर रही है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से दोनों भाई आपसी मतभेद भुला करके अब साथ आ रहे हैं और इस बार मुद्दा बना है ट्राई लैंग्वेज। बीते दिन थाने में मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार से मारपीट की थी और दुकानदार ने उनसे पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। इस पर एमएनएस कार्यकर्ता उससे ये कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, इसलिए यह मराठी बोलनी होगी। मुंबई के ही मीरा रोड पर एक और मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर बताया गया कि एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, पर मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली में शामिल होने के लिए हर मराठी प्रेमी साहित्यकार, लेखक, कवि, शिक्षक, संपादक और कलाकार को आमंत्रित किया गया है। खास बात तो यह है कि इस सभा में किसी भी पार्टी का झंडा न लाने की अपील की गई है और सभी दलों के नेताओं से मराठी अस्मिता के मुद्दे को लेकर के एकजुट होने का आह्वान किया गया है। अब जिस तरह दोनों भाई साथ आ रहे हैं, शिवसेना कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो लोगों के जहन में है और इस पूरी कवायद का परिणाम क्या निकलेगा। क्या उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आएंगे? क्या दोनों गठबंधन करेंगे या फिर एक ही पार्टी में काम करेंगे? महाविकास आघाड़ी में बाकी घटक दल अब क्या करेंगे? क्या राज ठाकरे को भी कांग्रेस और शरद पवार स्वीकार कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ भी तो निकाय चुनाव में महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? इन सभी सवालों के जवाब उद्धव और राज ठाकरे को आज अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्या संदेश वो देते हैं, इसी को लेकर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और एक साथ भाई भाई क्या खत्म हुई है सियासी लड़ाई? उद्धव की मजबूरी है या क्या महाराष्ट्र में इस वक्त राज जरूरी है? तो इस वक्त कई सारे ऐसे सवाल बने हुए, इन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए, हम साथ साथ हैं, ये इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं दोनों ठाकरे ब्रदर्स। अब साथ आने के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मराठी वोटों को एकजुट करना अब ठाकरे ब्रदर्स को बचाने की कोशिश है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ जाने से मुंबई में मराठी वोटों का बंटवारा रुक सकेगा, यानी कि जो अब तक मराठी लोग ये सोचा करते थे कि आखिर किस ठाकरे ब्रदर को वोट दिया जाए तो ये वोट बटेंगे नहीं, एक ही टीम में आ जाएंगे। हम साथ साथ हैं। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स इस वक्त यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा क्या है ये समझिए। मुद्दा है भाषा का, मराठी मानुष का, स्थानीय संस्कृति को बचाए रखने के संदेश का। बीएमसी चुनाव भी मुद्दा है और अखंड शिवसेना को लेकर भी इस वक्त कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की ओर से इस पार्टी का शुरुआत किया गया था, इसका आरंभ हुआ था, क्या आज वाकई वो विचारधारा बची हुई है? कब और कहां साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स, ये भी सवाल बना हुआ है। तो देखिए, 5 जुलाई की तारीख तय की गई है मुंबई के वर्ली डोम ऑडिटोरियम में, यानी आज का दिन शनिवार है और आज 5 जुलाई भी है।
जनसभा को मराठी विजय दिवस का नाम दिया गया है। जनसभा के दौरान किसी भी पार्टी का ना तो झंडा लगाया जाएगा, ना ही पोस्टर लगाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को अगर आप इस तरीके से भी समझते हैं, क्योंकि लगभग 20 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये ठाकरे ब्रदर्स दोनों एक मंच पर ऐसे साथ में नजर नहीं आए थे, और अब जब वो एक साथ नजर आने वाले हैं तो कई सवाल लाजमी है कि खड़े होंगे ही। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ विनीत वर्मा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ डॉक्टर आदर्श कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आप दोनों का न्यूज इंडिया पर। विनीत सर, सवाल सबसे पहले आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हम जो राजनीति देख रहे हैं मराठी भाषा को लेकर, इस तरीके की राजनीति कितनी उचित है कि आप जिस राज्य में हैं आपको वहां की भाषा सीखनी होगी। कर्नाटका में भी हम यही आलम देखते हैं, कल तक कर्नाटका की सिर्फ थूथू हो रही थी और आज महाराष्ट्र में भी हम यही चीजें देख रहे हैं। सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी धन्यवाद आपका। जी देखिए, जो भाषाई राजनीति है, इस प्रकार की राजनीति रोटी सेकने के लिए राजनीति में काफी अच्छी रहती है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है वो लंबे स्तर पर देखा जाए वो सही नहीं रहता। अगर आर्थिक स्थिति से देखा जाए, हम हर एक को मजबूर नहीं कर सकते उस क्षेत्र में रहते हुए कि उस भाषा का उपयोग किया जाए। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात से, नॉर्थ से आके वहां बसे हैं। तो हम हर एक को मजबूर नहीं कर सकते। और जो अगर बात की जाए आर्थिक दृष्टि से, तो इसका असर गलत हो सकता है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह की राजनीति केवल और केवल वोट बैंक राजनीति के लिए है। और वोट बैंक राजनीति भी आपकी तभी चल सकती है जब वो आपकी आर्थिक स्थिति पे कोई असर ना डालें। तो इस प्रकार की राजनीति कभी भी सफलदायी नहीं होती। अब जो भाषाई राजनीति आजकल हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पे मराठी बोलने पे दबाव बनाया जा रहा है, व्यापारियों पे, लोगों पे, वहां के बैंक कर्मचारियों पे, इस प्रकार की राजनीति से हासिल जो लॉन्ग रन में कुछ नहीं होता। जो अब ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो साथ में आ रहे हैं, मराठी अस्मिता की बात की जा रही है, हिंदुत्व की बात की जा रही है, मराठी संस्कृति की बात की जा रही है। देखिए, इस सभी चीजों के बीच में एक बात निकल के आती है, अभी कितना साथ हैं वो भाई, अभी कितने साथ हैं वो भाई, कितने आगे साथ में लेके चलते हैं एक दूसरे को। क्या महाविकास आघाड़ी में एमएनएस को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? महाविकास आघाड़ी में जो दूसरी पार्टियां हैं किस प्रकार से इस चीज को लेती है? जैसे हमने देखा कि कांग्रेस ने दरकिनार कर लिया है अपने आप को इस रैली से। एनसीपी के अध्यक्ष हैं जो उन्होंने आने से मना किया है, उनके दूसरे नेता यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, अभी स्पष्ट कहना कि कितना ये चलेगा साथ में, ये वोट बैंक की राजनीति कितना चलेगी, अब देखने से तो यह लगता है कि ये मराठी वोट बैंक का घर वापसी है। पर ये मराठी वोट बैंक की घर वापसी कितनी है, यह अभी मुद्दा जो है, ये डिस्कशन का मुद्दा है, इस पे बात करने का मुद्दा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी एक बार। पहले मैं डॉक्टर आदर्श कुमार जी की भी प्रतिक्रिया इस पर ले लूं। डॉक्टर आदर्श, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक और जहां ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद अपने आप को एक साथ एक मंच पर लाने की बात कह रहे हैं, और वो भी भाषा विवाद को लेकर के, वो ये दिखाना और जताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमने ये भी देखा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जब 2025 में बदलाव करने की बात कही गई थी और महाराष्ट्र में ये कहा गया था कि तीसरी भाषा के तौर पर प्रमुखता दी जानी चाहिए हिंदी भाषा को, इसको लेकर भी विवाद हुआ। लेकिन ये जो राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक स्तर पर आप अपनी रोटियां तो सेक लेंगे, लेकिन ये वोट बैंक आप कितने दिन तक संभाल पाएंगे? क्योंकि आप भी तो आगे आने वाले चुनाव में अगर किसी के साथ भी गठबंधन करते या कहीं किसी राज्य में चले जाते और अगर आपको भी वहां की भाषा बोलने के लिए क्या दिया जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? देखिए सुरभि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला जो है फिलहाल
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिल करके लपक लिया है। दरअसल बात दूसरी है। बात ये है कि दोनों पार्टियां जो है वो फिलहाल बैकफुट पर है। वो जानती है कि अगर हम दोनों एकजुट नहीं हुए या फिर और पार्टियां या और दल हमारे साथ नहीं आए तो सत्ता में हमारी वापसी संभव नहीं। और जब तक सत्ता में वापसी संभव नहीं होती तब तक कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना लंबे समय तक मुश्किल होता है। तो दोनों इस मौके की तलाश कर रहे थे, इस अवसर की तलाश कर रहे थे कि कोई एक ऐसा मौका हमारे सामने आए, कोई एक ऐसा मुद्दा सामने आए जिस पर हम लोगों से अपील करें कि आप जो है बाकी सारी चीजें छोड़ करके और इस मुद्दे पर आप साथ आ जाएं। संयोग से आप ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों से जो मराठी भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है वहां पर ये इन घटनाओं में काफी तेजी आई और तब जाकर के उद्धव ठाकरे को लगा कि अब यही मौका है जब हम राज ठाकरे को अपने साथ ला सकते हैं और उसने इस मुद्दे को लपक लिया। मैं आपको फिर बता दूं कि मुंबई में काफी संख्या में बिहार के वोटर हैं, यूपी के वोटर हैं। तो जब वोट का समय नजदीक आएगा, जब मतदान का समय नजदीक आएगा तो वो लोग जो है इन मामलों में काफी नरमी बरतते हुए नजर आएंगे। मैं मुंबई रहा हूं और मैंने जो है कवर किया है जो है शिवसेना को, तो मैं जानता हूं कि उसकी जो अंदरूनी ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है कार्यकर्ताओं की। और उनके कार्यकर्ताओं में जो संख्या है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 95% जो है वो वहाँ के मराठी मानुस है, मराठी लोग हैं। तो उनको एकजुट रखने के लिए एक इमोशनल कार्ड खेलना होता है और वो इमोशनल कार्ड यही है कि हम अपनी भाषा को तवज्जो दे रहे हैं, आपको रोजगार की जो है गारंटी दे रहे हैं, आपकी नौकरी को हम सुरक्षित रख रहे हैं। इस आधार पे वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उन दोनों को साथ आना ही था, क्योंकि बिना साथ आए राज ठाकरे ने भी देख लिया कि उनकी बहुत ज्यादा दाल नहीं गलने वाली। उद्धव ठाकरे ने भी देख लिया कि वो किस तरीके से राजनीति के शिकार हो गए, पार्टी जो है दो धड़ों में बंट गई। अब उनके सामने ये था कि अगर वो सीधे तौर पर मिल जाते तो समस्या ये होती कि वो कार्यकर्ताओं को या लोगों को क्या कहते कि हम क्यों एकजुट हुए हैं। तो वो लंबे समय से इस अवसर की तलाश कर रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये घटनाएं भी जो है वो राजनीतिक तौर पे प्रायोजित होती है। उनके कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में होते हैं, वो जनमानस को इस बात के लिए तैयार करते हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि अगर ये हिंदी भाषा या मराठी भाषा को लेकर के विवाद लाया जा रहा है बार बार सामने, तो सर सवाल तो इसको लेकर भी उठना चाहिए कि क्या जो लोग इस वक्त महाराष्ट्र में रह रहे, क्या आप इन सभी लोगों को धक्का मार करके महाराष्ट्र से बाहर निकाल देंगे? क्या आप वहां के टैक्स सिस्टम को मैनेज कर लेंगे? क्या वहां पर जो लोग आकर के योगदान दे रहे हैं उसके बाद से उन क्षेत्रों में जाकर के, उन डिपार्टमेंट्स या उन प्रोफेशंस में जाकर के वो योगदान आप कैसे लेकर के आ पाएंगे? देखिए, ये सारा मुद्दा इनके विधानसभा चुनाव तक है। जो ही विधानसभा चुनाव संपन्न होता है, ये जानते हैं कि जब ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो अगर इस तरीके का जो है भाषा को लेकर के अगर अपने भीतर हठ रखेंगे और भाषा को लेकर के अगर वो ये रवैया अपनाए रहेंगे तो देश भर में वो अकेले पड़ जाएंगे। उनका जो पूरा जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन जो हम देखें कि एक तरीके से है, तो उसमें जो है उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार से भी जो है विरोध की आवाज शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने जो है खुलेआम चैलेंज किया है राज ठाकरे को कि अगर इस तरह की गतिविधि पर रोक नहीं लगती है तो वो जो है मुंबई आएंगे और इसका जो है माकूल जवाब देंगे। तो बिहार में, यूपी में काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो है वो ये बात समझते हैं कि जब तक महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक इस मुद्दे को हवा दी जाए और उसके बाद जो है फिर इस मुद्दे से किनारा कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि जब नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय तौर पर ये विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे, उस बीच में इस तरह भाषा को लेकर के या क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के कोई इस तरह की बातचीत नहीं थी, कोई भी इस तरह की घटना सामने नहीं आ पाती थी। तो ये सब कुछ राजनीतिक तौर पर प्रायोजित होता है और दोनों को साथ आने के अलावा जो है और कोई अभी चारा नहीं है। दोनों साथ आएंगे
और ये विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो है जाहिर तौर पर दोनों में जो है एक तरीके से पावर की लड़ाई है। दोनों की विचारधारा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही विचारधारा को लंबे समय तक फॉलो कर रहे हैं, दोनों में ठीक है। अंतर करना मुश्किल है। तो ठीक ये है आतिश। एक साथ रहेंगे फिलहाल विधानसभा तक, हम्म। और उसके बाद ये और भी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। विनीत वर्मा जी से भी मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी कि आपने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि अभी क्योंकि चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से तैयारियां पहले से ये पार्टियां करना चाहती है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आप जो वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं, तो सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसमें न केवल मराठी या हिंदी, अब इसे इस एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश राणे ने जो स्टेटमेंट दिया है सर, और ये कह दिया कि आप इसे हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखिए, क्योंकि मराठी भाषा के अलावा महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी के अलावा कई भाषाएं हैं, 10 अलग अलग तरीके की और भाषाएं यहां बोली जाती है, और उनके भी परसेंटेजेस हैं। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया है महाराष्ट्र में उर्दू को लेकर के है बोलने वाले। ये तीसरी भाषा आती है जो हिंदी के बाद आ रही है, पहली मराठी है, दूसरी हिंदी है और उसके बाद उर्दू आती है। तो आप क्या मुसलमानों के इलाके में जाकर के उनसे कह पाएंगे कि आप उर्दू छोड़ दीजिए, मराठी में बात करने लगिए? जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि इसको तीसरे एंगल से भी देखने की आवश्यकता है कि मराठी के अलावा जो हमारी जो इसमें तीसरी भाषा है जिसमें बोला जा रहा है, उर्दू भाषा है, क्या इस तरह से उनको जाके बोला जाएगा? क्या देखिए, यहाँ पे जो बात निकल के सामने आती है, जो एमएनएस के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, एक एग्रेसिव नेता रहे हैं और इनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स में इन्होंने हमेशा मराठी की बात करी है, मराठी मानुष की बात की है और हिंदुत्व की बात की है। और दूसरी तरफ जब बात की जाए उद्धव ठाकरे की, देखिए शिवसेना का साथ लेके चलते रहे उद्धव ठाकरे, और उनकी जो बुनियादी आइडियोलॉजी थी वो जो मराठी संस्कृति, मराठी अस्मिता और ये हिंदुत्व पे जो आधारित थी, ये कहीं ना कहीं छूट गई। हमने पीछे देखा कि किस प्रकार इन्होंने विपक्षी पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, और किस प्रकार से आज ये महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। और आज अगर ये हिंदुत्व के बारे में बात करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो इनको अब यह सोचना होगा कि किस प्रकार से ये मराठी भाषा को उन क्षेत्रों में लेके जाएं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, और वहां पे किस प्रकार से, क्या उन पे भी थोपा जा सकता है? देखिए वहां पे अगर इस प्रकार से ये अब मराठी भाषा को थोपने की बात करते हैं, तो वहां पे वोट बैंक प्रभावित होता है। और अगर इस प्रकार से इनका ये एक्शन वोट बैंक प्रभावित करेगा, तो इनकी जो साथी पार्टियां हैं, जिस प्रकार एनसीपी हो गई, आपकी कांग्रेस पार्टी हो गई, इस पे असर आएगा। और एनसीपी और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि इनका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो इनके इस तरह के एक्शन से। तो ये अभी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जहां पे केवल और केवल मराठी भाषा को जितने सॉफ्ट टारगेट है वहां पे ही थोपा जा रहा है या थोपने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन अब सर सवाल तो ये भी बनता है ना कि अगर आप इस तरीके से, यही तो नीतीश राणे भी पूछ रहे हैं कि अगर आप सिर्फ सॉफ्ट टारगेट रख रहे हैं, तो सिर्फ गरीब जनता क्यों, सिर्फ वो गरीब तबका ही क्यों जो कि हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो कि बाहर कहीं से आ करके और अपना काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अब मुस्लिम इलाकों में जाकर के चैलेंज क्यों नहीं नीतीश राणे का स्वीकार कर लीजिए? जो ठाकरे ब्रदर्स मराठी विजय दिवस जो रैली का नाम दिया गया है और इस रैली को कर रहे हैं, एक मंच पर सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उस इलाके में भी जाकर के कहिए ना आप कि वहां पर भी लोग मराठी बोले, उर्दू छोड़ दे बोलना, क्या वो स्वीकार लेंगे? दूसरी चीज सर, सवाल ये भी है कि मैंने पूछा गरीब तबका ही क्यों, आखिर अमीर लोगों पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या आप किसी भी अमीर घरानों को, वीवीआईपी लोगों को ये बोल पाएंगे क्या आप हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में अगर आप अपना किला खड़ा किए हुए हैं, आप यहीं से अपना पूरा परिवार भी चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो सिर्फ मराठी बोलिए। जी जी, देखिए ये मैंने पहले भी बोला कि आर्थिक स्थिति से यह संभव नहीं है, और उनको अच्छे से पता है ये बात। देखिए बॉलीवुड के मुंबई नगरी है जो बॉलीवुड से जानी जाती है, बॉलीवुड में अगर आप देखिए अधिकांश जो लोग हैं वो बाहर से हैं,
जो अधिकांश जो बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी है या वीआईपी लोग हैं, ये बाहर के हैं। और यहाँ अब नीतीश राणे ने तो अपने एक बयान में ये बात भी कही कि ये इन पे क्यों नहीं थोपी जाती है, इनको क्यों नहीं बोला जाता कि आप मराठी भाषा का उपयोग कीजिए, मराठी में बोलिए। दूसरी तरफ जब हम आर्थिक स्थिति देखते हैं कि यह कहना आसान नहीं है, और जो बात हो रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाके इसको क्यों नहीं थोपा जाता, देखिए यह आसान नहीं है। आज जो विजय दिवस ये मना रहे हैं, आज जो इनकी रैली है, यहाँ पे हिंदुत्व के बारे में हिंदुत्व के लिए भी जुड़ने के लिए तैयार हैं और मराठी भाषा को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पर इस तरह के कदम से कितना एनसीपी और जो आपका कांग्रेस है कितना सहमत है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक काफी निर्णायक साबित होता है आपके चुनावों में। तो यह सबको समझते हुए, इनका आकलन करते हुए यह कहा जा सकता है कि जो मराठी भाषा का जो चल रहा है या थोपने की बात की जा रही है, मराठी बोलने की बात की जा रही है, ये उन क्षेत्रों में अभी नहीं जा सकते हैं या नहीं उनका कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये प्रभावित होता है, वोट बैंक प्रभावित होता है। और अगर वोट बैंक प्रभावित होता है तो यह जो प्रभाव है ये महाविकास आघाड़ी पे भी पड़ेगा और ये आपसी टकराव को लेके आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यह बात इस प्रकार से समझी जा सकती है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर आदर्श कुमार जी भी बने हुए हैं, उनके पास भी लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज 5 जुलाई है, मराठी विजय दिवस रैली का आयोजन भी होने जा रहा है। 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर नजर आने वाले हैं। मुद्दा एक बार फिर से हिंदी विवाद को लेकर के देखने को मिल सकता है। इस विवाद को क्या भड़काने की कोशिश और की जा सकती है महाराष्ट्र में, और आप लोग का स्टैंड आगे क्या रहने वाला है? देखिए मैम, इससे भड़काने वाली कोई बात नहीं है। देखिए हमारे जितने भी ये जो राज्य बने थे ना, ये सारे भाषा और संस्कृति के आधार पर बने थे। लेकिन अब अगर जैसे किसी तरीके से अगर संस्कृति जब मिटती दिखती है तो हर किसी को चिंता होती है। जैसे किस प्रकार से पहले आपने देखा होगा, महाराष्ट्र से सारी चीजें, सारे उद्योग धंधे किस प्रकार से गुजरात ले जाए गए। तो ये इस चीज को उसी तरीके से देखना हम देख रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं ना मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, और उनमें इस तरीके से जैसे कोई चीज थोप करके और वहां की संस्कृति को, उस राज्य की थोपी कहाँ जा रही है सर? यही तो नीतीश राणे कह रहे हैं ना कि अगर आप महाराष्ट्र के लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, तो सर आपको चैलेंज दे रहे हैं वो खुले तौर पर, और वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो उन इलाकों में जाकर दिखाइए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वोट है और सबसे ज्यादा उर्दू ही बोली जाती है, उनसे मराठी बुलवा करके दिखाइए। अरे तो आप उनको बोलो ना, ये तो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे थे, इनको बोलो करे हिंदू राष्ट्र घोषित और पूरे देश में हिंदी भाषा लागू करें कंपल्सरी पूरे देश में, अगर हिम्मत है तो। ये सिर्फ बोलते हैं तो सर आप जैसे लोग तो लोग है ना सर जो रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है सर? आप लोग क्या नहीं रोक रहे हैं? एक राज्य में ही क्यों आपने ऐसा क्यों, आप पूरे देश में लागू करिए ना, कौन रोक रहा है? करिए जरा, अगर इनमें हिम्मत है तो। लेकिन ये क्या है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ और मुद्दों को भटकाने के लिए और इन चीजों को लेके आते हैं। अरे अगर आप आज मराठी की बात कर रहे हो, इनको क्या पेट में दर्द हो रहा है? इनको अगर इतनी हिंदू की चिंता है, देखिए किस प्रकार से हमारे देश में घुस करके हमारी 26 बहनों का किस प्रकार से सुहाग उजाड़ा, उनके कपड़े उतार कर मारा गया, और आज वो 6 आदमी क्या जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। उनको ये पकड़ने की बात, उनको आज तक पकड़ नहीं पाए, और ये सिंदूर ऑपरेशन करके डंका बजा रहे हैं। ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है। नहीं तो आज मुझे बताइए कि ये 6 आदमी कहाँ से ले गए, इनसे वोट पकड़े? सर किसको धोखा दिया जा रहा है सर? किसको धोखा दिया जा रहा है? और आप लोग सिर्फ गरीब तबके को लोगों को क्यों चुनते हैं सर? सवाल ये भी है कि सिर्फ गरीब तबके के हिंदू लोग ही टारगेट पर क्यों हैं आप लोगों के? आप वीवीआईपी लोगों से जाकर के कहिए ना। सुरभि जी गरीब लोगों को टारगेट ये करते हैं। आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी जो बेचारा मर रहा है, वो मर ही रहा है, उसकी सुध कौन ले रहा है? जो मर गए उनका आज तक उनकी कुछ सुनवाई है क्या? वो पकड़े गए। ठीक है सर, मैंने आपके कहने पर मान लिया कि बाकी पार्टियां या सत्ता पक्ष के लोग गरीब तबके के लोगों को दबा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों की ओर से अभी तक
किसी भी मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर ये कहा गया है कि आप मराठी बोलिए, उर्दू नहीं? दूसरी चीज सर ये भी, या क्या आपने किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कहा है कि महाराष्ट्र में रह रहे यही नौकरी कर रहे हैं? और क्या आप किसी बिजनेसमैन से कहा है कि अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी है, आप यहाँ से पूरा व्यापार चला रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्री भाषा का ही इस्तेमाल कीजिए, आप और किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ सरकार इनकी है, कानून इनका है, कोई अगर इस तरीके से करते उस पर कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? यहाँ पे सिर्फ ये बात बोली जाती है कि भाई यहाँ कोई रहता है तो उसको बात भी सीखनी चाहिए, ताकि बात करने में, कुछ चीजें करने में एक आसानी रहती है। किसी के ऊपर इसमें थोपने वाली क्या बात है? ये तो हर कोई कहीं पे भी चले जाओ, सबको अपना एक वो रहता है अपने राज्य का कि भाई ठीक है हमारे हिसाब, क्योंकि बहुत लोगों को मराठी आती है, रोज समझ नहीं पाते दूसरी चीजें, उनको एक आसानी हो जाती है अगर मराठी में उसी भाषा में बात की जाए, उसी राज्य की भाषा में, तो थोड़ा सा इससे आसानी हो जाती है। और इसमें कौन सा इनके हाथ में कोई कानून बनाने की इनके पास पावर है? हमारे पास इनके पास पावर है, ये पूरे देश में लागू कर दे हिंदी। अगर इनको इतना हिंदी से प्यार है ना तो ये पूरे देश में लागू करके दिखाएं, जरा बोल के भी दिखाएं एक बार जरा। तो ये ऐसी बातें नहीं बोलेंगे कभी भी, ये ऐसी बातें बोलेंगे जहां पे इनकी राजनीति चमकती हो, क्योंकि इनको जिन मुद्दों पे काम करना होता, इनके पास कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। ये जब भी कोई बात करेंगे या तो बात करेंगे 50 साल पुरानी, भाई इमरजेंसी लगा दी, ये लगा दी, या 50 साल आगे की बात करेंगे कि 2047 में हम देश को ये बनाएंगे, कि वर्तमान की बात ही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, न इनके पास कोई विजन है, न इनको इन्होंने कुछ देश के भले के लिए कुछ सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये लोग फिर ये ऐसी बातें लेके आते हैं कि भाई ये हो गया, उन्होंने ये बोल दिया, फलाने ये बोल दिया, तो इनके पास सिर्फ यही रह गया है। और लोग देश इनकी बातों को समझ गया है, देश अब झांसे में आने वाला नहीं है, हर आदमी समझ गया है। ये चाहे कितना भी बोले, कितना भी करे, आज भी हिंदू मारा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये जब कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के कि देश सुरक्षित हाथों में, तो कहाँ सुरक्षित हाथों में? मुझे बताइए जरा। इनकी कोई भी कहीं भी बात आज कहीं सच नहीं हो रही है, दूसरों को ये टारगेट करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि पूरा देश समझ चुका है और कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है, इनको कुछ भी, आज इनकी सरकार है, कुछ भी इनको करना है ऐसा कोई कानून सर, तो भाषा के नाम पे क्या हिंसा की जाएगी, गुंडागर्दी की जाएगी? अरे हम भी महाराष्ट्र, आप बताओ कहाँ गुंडागर्दी, कहाँ हिंसा हो रही है? किसी के किस बात पे लेकर के, किस बात पे क्या बहसबाजी हुई है? आप पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र को उससे जोड़ दी। सर, कल से सोशल मीडिया पर भयंकर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और महिला की तस्वीर भी सामने आई है कि उसे डराया और धमकाया जा रहा है एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से कि हिंदी तो बोलनी पड़ेगी। वो महिला ये कह रही है कि अगर मैं इस राज्य में रह रही हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं टैक्स भर रही हूँ अगर गवर्नमेंट को, तो मैं हिंदी क्यों नहीं बोल सकती? आप फोर्स कीजिए, आप हम पर दबाव डालिए कि हम तो मराठी भाषा सीखे, लेकिन आप हिंदी नहीं सीख सकते। सुरभि जी, पूरा मुंबई में हिंदी सब लोग बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है? और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो हम तो हिंसा की, हम तो पक्ष में नहीं है, कोई कर रहा है कार्रवाई करें, सरकार इनकी है, किससे रोक रखा है भाई? सर, उन वीडियोस को क्या आप झूठा ठहरा देंगे? आपने कहा कि कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ कौन ऐसे आवाज किसी की दबा रहा है? मैं तो कहता हूँ कि आप उसकी जांच करो ना, क्या असलियत, तो असली जड़ तक तो पहुंचो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं मना नहीं कर रहा, और मैं ये कह रहा हूँ कोई हम हिंसा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर कोई इस तरीके से करता है उस पर कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? आप करिए कार्रवाई। लेकिन अच्छा, सरकार कार्रवाई करती चले और आप लोगों पर दबाव बनाते जाएंगे कि हिंदी नहीं बोलना है, मराठी ही बोलना है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी के लिए कानून बनाए, पूरे देश में लागू करेंगे। सर, वो तो जब बनना होगा तो बन ही जाएगा, वो तो सरकार की हेडेक है। आप वो छोड़िए, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना सर, तो मैं तो महाराष्ट्र को लेकर के सवाल पूछूंगी। मराठी विजय दिवस रैली आप लोग निकाल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आप एक राज्य में क्यों लागू कर रहे हो? फिर आप पूरे देश में लागू करिए। आप किसी चीज को थोप क्यों रहे हो? आपने मतलब एक राज्य पे ही आप क्यों थोप रहे हो? आप सारे देश में लागू करिए ना, एक समान का। आप ऐसे तो करते हो, एक देश एक काम, आप एक देश एक भाषा करिए, पूरे देश में हिंदी करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है इन चीजों को आप जो है ना देखते ही नहीं हो, आप सिर्फ बोलते हो और कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आपने सर, महाराष्ट्र में सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? सिर्फ यही एक मुद्दा बाकी रह गया है?
भाषा का विवाद। जी, सर कर्नाटक में चले जाए तो आपको कर्नाटका के वहां के स्थानीय लैंग्वेज में बात करनी सीखनी पड़ेगी, महाराष्ट्र जाए तो मराठी बोलना सीखना पड़ेगा, असम जाए तो असमीज बोलेंगे, पश्चिम बंगाल जाए तो बंगाल सीख लीजिए, यानी कि कोई भी इस राज्य से उस राज्य में अब नहीं जा सकता। आप मुझे सिर्फ इतना कह दीजिए कि क्या मैं आपको कहती हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में चले आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है सर, अवधी भी बोली जाती है, वहां भोजपुरी भी बोली जाती है, बिहारी भी बोली जाती है, और आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बंगाली भी बोली जाती है। क्या आप सारी भाषाएं सीख लेंगे? सुरभि जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पूरे देश में हिंदी लागू करो ना। सर पूरे देश का छोड़िए, सर पूरे देश का छोड़िए, अगर आप अपने राज्य की बात करें तो मैं बाकी राज्यों की बात कर रही हूँ सिर्फ। आप क्या सभी भाषाएं सीख पाएंगे? सर आपको कितनी भाषा आती है? सर कितनी भाषा आती है आपको? मुझे हिंदी आती है, मुझे हिंदी के अलावा सर कितनी भाषा? मुझे कई भाषा आती है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना सर, कितनी भाषा आती है? सर प्लीज सर जितना सवाल पूछ रहे हो सर उन सवालों का जवाब दे दीजिए। मेरे को पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन आप उस चीज को छोड़िए ना, आप ये करिए कि पूरे देश में सर मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप भी तो एक ही मुद्दे को पकड़ करके बैठे हुए ना कि नहीं हिंदी लागू कीजिए, हिंदी लागू कीजिए। सर हिंदी लागू जब करना होगा लागू हो जाएगा, आप उस पर मत जाइए। सुरभि जी, मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से भाषाएं सीखी हैं, जिसको भी जैसी जरूरत आप सीखिए, आप करिए ना। देखिए हर काम इंग्लिश में हो रहा है, लोग सीखते हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन जहां तक आपने ये कहा ना कि वे राज्यों की जो बात है, तो मैं कहता हूं कि ये झगड़ा खत्म हो जाए, इसलिए सर अभी आपने कहा कि जिसकी जो इच्छाएं होंगी, जिसकी जो सहूलियत होगी, वो अपनी सहूलियत के अनुसार भाषाएं सीखेगा। बिल्कुल। तो सर अगर मुझे नहीं लगता, कल मैं महाराष्ट्र में आ रही हूं, अभी हाल फिलहाल में जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में मैं कवर करने भी गई हुई थी सर, लेकिन वहां पर आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं अपना काम छोड़ करके, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया के लिए अगर काम कर रही हूं तो मैं हिंदी छोड़ करके महाराष्ट्र में आकर के मराठी भाषा में आपसे सवाल पूछूं। मैं तो आपसे सवाल हिंदी में ही पूछूंगी। तो इसको थोपने वाली बात कहां से आ गई? इसमें यही तो है कि सर थोप रहे ना आप लोगों को समझ में, आप लोग थोप रहे हैं लोगों को। हमारे पास तो कानून है, हम सरकार है, हम क्या किसी को मतलब इस पर कानून बना सकते? तो जब आप सरकार नहीं है, जब आप कानून नहीं है, तो आपको यह हक किसने दिया कि सड़क चलते किसी से भी गुंडागर्दी करते हुए ये कह देंगे कि तुम्हें हिंदी नहीं मराठी बोलनी सीखनी चाहिए, उर्दू छोड़ दो मराठी बोलो? नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई इस प्रकार से आपको कोई हिस्सा कर रहा है, मैं तो उसका समर्थक निमंत्रित कहा है, आप कार्रवाई करो ना, आपकी सरकार है भाई, आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, फिर आप ऐसे बेबसी वाली बात क्यों कर रहे हो? आप करो, अगर आपको लगता है कि भाई कोई हिंसा कर रहा है इस चीज के लिए, तो कार्रवाई करनी चाहिए। और हम जहां तक हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप पूरे देश को अगर आप, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाएंगे, कार्यकर्ताओं को नहीं रोकेंगे सर? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को समझाया हुआ है सबको, किसी ने ऐसा नहीं है कि थोपने वाली बात। किसकी किस बात में बहस होती है, आप क्या दिखाते हो, पहले उस चीज की जांच होनी चाहिए। बिना जांच के मैं क्या बोलूं उसकी चीज को? मैं तो जब तक वो सारा मामला सामने एकदम क्लियर नहीं होगा, पता चले क्या मामला क्या नहीं। आप एक बात को लेकर के आपने पूरे महाराष्ट्र से जोड़ दिया उस चीज को, ठीक है तो उस चीज की जांच होने दो जरा, ठीक है, फिर देखते हैं। सर शायद आपको ये वीडियो याद हो, मैं माफी चाहूंगी कि मैं ऑन एयर इस तरीके से मुझे अपने फोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको ये वीडियो याद होगा। मेरे से सवाल है, मेरे से सवाल है सर, ये वीडियो देखी थी क्या आपने, जिसमें मराठी भाषा को लेकर के एक एमएनएस कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक लड़की को मजबूर कर रहा है कि मराठी बोलना पड़ेगा, अगर महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा। सर ये कौन सा तरीका है ये? नहीं, मैंने ये वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको बोल तो दिया कि कोई इस तरीके से कोई करता आप कार्रवाई करो ना, मैंने बोला था सर। इसीलिए तो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ सर, सरकार का काम है वो कानून अगर बना रहे, कानून का दायरा कितना होता है, कैसे कानूनी कार्रवाई करनी है वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं कार्रवाई। आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए ना सर। ये डबल इंजन सरकार बोलते हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इनको करना चाहिए। ये मतलब इस तरीके से क्या पब्लिक को मनमानी अगर ये कह रहे हैं कि भाई मनमानी कर रहे थे, इसका फेल है ये लोग, ठीक है, इनसे सरकार चली नहीं जा रही, चलाई नहीं जा रही। सर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आदर्श कुमार जी। डॉक्टर आदर्श जी, अभी आपने सुन लिया विक्रम सिंह जी को, वो तो एक ही राग अलाप रहे हैं कि या तो हिंदी को पूरे देश में लागू कर दो, और अगर कोई हिंसा कर रहा है भाषा विवाद को लेकर के तो उन पर नकेल कसी जाए, उन पर कार्रवाई हो। सर क्या
राजनीति में किसी को भी ये हक है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किसी भी गरीब तबके को ही सिर्फ दबाया जाए, और सिर्फ उन्हें दबाया जाए जिन पर इनका बस चल पा रहा है, लेकिन जिन पर बस नहीं चल रहा वहां नहीं जाएंगे ये। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी जो है त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि राज्य में एनईपी के तहत जो लागू किया गया, उसमें पहले सरकार ने ये कहा था कि मराठी भाषा, इंग्लिश भाषा और उसके बाद हिंदी भाषा बच्चे सीखेंगे, एक क्लास 1 से लेकर के 5 तक। उसके बाद इन लोगों का दबाव बढ़ा, उसके बाद फिर इन लोगों ने काफी विरोध किए, जिसके बाद ये फॉर्मूला फिर आया कि ठीक है, तीसरी भाषा के तौर पे छात्र जो है सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि हिंदी के अलावा कोई और भारतीय भाषा चूज कर सकते हैं। उसमें भी अब ये शर्त लगा दी गई है कि ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब क्लास में कम से कम 20 से ज्यादा विद्यार्थी जो है कोई दूसरी भाषा लेंगे। यानी कि आप हिंदी के लिए बिल्कुल स्कोप खत्म कर दे रहे हैं। वहां जो छात्र मान लीजिए कि बिहार से है, यूपी से है, या फिर वहीं का कोई छात्र है, अगर वो हिंदी भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए आपने इतनी शर्तें थोप दी है। तो ये तो एक तरीके से पूरी जो है कि हिंदी भाषा का विरोध है। अभी आपने गुजराती बात कर रहे थे विक्रम जी की गुजरात ले जाया जा रहा है उद्योग, तो आप गुजराती लोगों का तो विरोध नहीं करते, आप गुजराती भाषा का तो विरोध नहीं करते। आपकी जो सारी कवायद है वो हिंदी भाषा पर आकर के खत्म हो जाती है। तीसरी बात है कि ये कह रहे थे कि ठीक है सरकार उस पर कार्रवाई करे, है ना। निश्चित तौर पर शुक्रवार को एक कार्रवाई हुई है जिसमें कि एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सरकार अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम मराठी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इस तरीके के हिंसा का सहारा लेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करते हैं? आप जो है राष्ट्रीय समाचार पत्र में, अलग अलग समाचार पत्र में अपने कार्यकर्ताओं से अपील क्यों नहीं करते हैं कि आप हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों पर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। जब आप पर आरोप लगाया जा रहा है, जब आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता यह नहीं कर रहे हैं, जब आप खुद ही जांच की मांग कर रहे हैं, तो आप एक अपील क्यों नहीं जारी कर देते हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके से बिल्कुल अनुरोध पब्लिकली आकर के अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कीजिए कि इस तरह की घटना न करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कार्यकर्ता आपके कंट्रोल में नहीं है। सर यही तो दिक्कत है ना, क्योंकि इनसे जब मैंने ये पूछा भी, आपने भी सुना कि बार बार ये सिर्फ घूम फिर के यही कह रहे हैं कि अगर हिंसा होती है तो आप कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर सत्ता पक्ष में हम नहीं बैठे हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हम परेशान करेंगे, हम कानून व्यवस्थाओं का उल्लंघन करेंगे, हम हिंसा करेंगे भाषा विवाद को लेकर के। लेकिन जिस तरह सर अब तक आपने भी इनको सुना कि हिंदी को अगर आपको लागू करना है तो पूरे देश में कीजिए, नहीं तो ये जिद पे अड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलनी होगी, लेकिन ये दूसरे लोगों को टारगेट नहीं करेंगे सर कभी। देखिए, पूरे देश की बात नहीं है, और जगहों पे हिंदी का विरोध नहीं है ना। तो आपके यहाँ अगर विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में इतनी ज्यादा घटनाओं की खबरें आई है, तो पहले आप वहां कंट्रोल कीजिए ना। और जगहों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में भी अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, यहाँ कोई विरोध नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की कोई कवायद इस तरह की नहीं होती। तो आप पहले, सबसे पहले जहां घटनाएं हो रही है, राज्य में एक सरकार काम कर रही है, वहां आप प्रमुख विपक्षी दल है, अगर आपको लगता है कि नहीं राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप कार्रवाई की मांग कीजिए। आप ये कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? तो ये जो है टीवी स्क्रीन पर आकर के सिर्फ यह कह देने से कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, ये बात नहीं होती है। ये पीठ पीछे जाकर के वही जो है दूसरे तरीके से बातचीत करते हैं। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को एक तरफ उकसाते हैं, दूसरी बात जो है वो कहावत है कि हाथी के दांत जो है दिखाने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ, खाने के कुछ और। तो ये वाली स्थिति है पार्टी के साथ। तो पार्टी को समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपकी पार्टी जो है वो एक तो क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह जाएगी और वहां पर बीजेपी ही शासन करेगी आने वाले समय में, और आप जहां हैं वहां से और पीछे खिसकेंगे। तो ये उनकी अपनी पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा हित में नहीं है, ये बात उनको समझनी चाहिए।
ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगर विक्रम सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं उनसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि विक्रम जी, सर कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है महाराष्ट्र को, और चलिए ठीक है, विक्रम जी तो हमारे साथ इस वक्त नहीं बने हुए हैं, लेकिन देखिए मुंबई को खास तौर पर, मुंबई को मुख्य तौर पर, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है और इसी वजह से महाराष्ट्र में को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन मुंबई को कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर इसी तरीके से भाषा की राजनीति थोप दी जाए हर किसी पर, तो क्या वाकई वो कमर्शियल स्टेट बनकर रह जाएगा या उससे वो हक भी, वो अधिकार भी छिन जाएगा? दूसरी तरफ हम आपको उस ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये साफ साफ लिखा है आवाज मराठीचा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ उन लोगों की आवाज को सुना जाएगा जो मराठी बोलने वाले हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से मैं विक्रम सिंह जी का माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर आदर्श कुमार जी का रुख करना चाहूंगी, एक बार फिर माफी चाहूंगी। विनीत वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए, अभी मैंने आदर्श जी से बातचीत की थी। विनीत जी देखिए, सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी आदर्श जी भी यही बात कह रहे थे कि ये तो राजनीति जो कर रहे हैं राजनेता, इन्हें अलग मुद्दे नजर नहीं आते, दूसरी तरफ ये सिर्फ बर्बादी की राह दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य को इस तरीके से भाषा के विवाद में उलझा कर रख देंगे तो बाकी के मुद्दों का क्या होगा? क्या राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ भाषा विवाद से जुड़ करके रह जाएगी? जी देखिए, बात इस प्रकार की है कि अगर राजनीति जो है वो इन मुद्दों पे रहती है तो उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का जो विकास नहीं होता। हमने देखा है बीते वर्षों में, जहां पे केवल राजनीति हुई धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर, उस प्रकार की राजनीति में जहां विकास के मुद्दे कहीं छिपके रह जाते हैं, वहां पे फिर देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, वहां के लोग वहां से डिस्प्लेस होना शुरू होते हैं। हमने देखा कई ऐसे शहर है जहां पे आज भी विकास ना होने के कारण वहां के लोग डिस्प्लेस करके दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमने देखा कि जब राजनीतिज्ञ, जब राजनीति करते पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जब विकास को छोड़ के दूसरे मुद्दों पर, इन तरह की भाषाई मुद्दों पर या दूसरे तरह के मुद्दों पर काम करते हैं, तब क्या होता है, वहां के राज्य का विकास नहीं होता, वहां के लोगों का विकास नहीं होता और आर्थिक विकास नहीं होता। और जब आर्थिक विकास नहीं होता, देखिए हर एक को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वह व्यक्ति वहां से डिस्प्लेस करता है, वहां से हटके कहीं और जाता है, किसी और राज्य में जाता है, कहीं किसी और राज्य में शरण लेता है। और ये जो भाषाई राजनीति चल रही है, मैंने पहले भी बोला अपने कथन में कि ये लॉन्ग रन राजनीति नहीं होती है कभी भी। देखिए आप जब जिस प्रकार से आपने कहा कि महाराष्ट्र, मुंबई एक कमर्शियल कैपिटल है, एक कमर्शियल आपका प्लेस है, यहाँ पे वो कमर्शियलाइजेशन किस प्रकार से हुआ? वो कमर्शियलाइजेशन हुआ कि वहां पे अन्य राज्यों से आए लोगों का भी बिजनेस है, व्यापार कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर इस प्रकार से राजनीति नहीं चलेगी। और आज जो ये विजय दिवस रैली के मुद्दे पे जो हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी तो सबसे पहले बात समझने की ये आवश्यकता है कि जो एमएनएस है या ये जो शिवसेना यूबीटी है, ये इनके आपस में कितना इनका साथ चलेगा। देखिए जो हमें ये फैक्टर नहीं भूलना चाहिए कि इनके पारिवारिक कलह भी रही है जी। और पारिवारिक कलह के कारण ही इनके अलगाव हुए थे। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये इन मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं। दूसरा जो है हिंदुत्व, देखिए मराठी अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कि, और जो अपने ये नेता हैं राज ठाकरे, ये हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं और शिवसेना ने हिंदुत्व के बारे में बात करना काफी पहले ही छोड़ दिया है, जब से इन्होंने दूसरे अन्य पार्टियों का साथ अपनाया जी। तो देखिए अब यह इस बात समझने की आवश्यकता है कि क्या ये हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, क्या ये हिंदू के बारे में बात करेंगे, और अगर यह बात करते हैं तो इनसे क्या नाराजगी नहीं होगी कांग्रेस और एनसीपी की? क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का एक अच्छा खासा शेयर आता है वोट बैंक का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से। तो क्या एनसीपी और अब कांग्रेस
इन इन मुद्दों को सपोर्ट करेगी, इस तरह की राजनीति को सपोर्ट करेगी जहां पे हिंदुत्व की बात होती है? क्या इनकी आपसी कलह नहीं होगी? यह बातें समझने की आवश्यकता है, इनका आकलन करने की आवश्यकता है। और भाषाई राजनीति जो है वो कभी नहीं चलती और प्रैक्टिकल भी नहीं होती। देखिए, जो हमारे बैंक कर्मचारी है, मैं एक बैंक का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी हमने एक वीडियो देखी जहां पे एक बैंक कर्मचारी जो है, वहां के मैनेजर को किस प्रकार से हिंदी बोलने के लिए उनको उकसाया जा रहा था और उनके एक कर्मचारी को के साथ हिंसा भी की गई। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि देखिए, जो बैंक कर्मचारी होते हैं, जो उच्च पद पे होते हैं, ये ट्रांसफर करके एक शहर से दूसरे शहरों पे जाते हैं। तो क्या इनको हर शहर में उनकी भाषा सीखने की आवश्यकता है? तो अगर इस प्रकार से अगर पूरा कार्य चलेगा, पूरा फंक्शन चलेगा, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी बैंक के लिए चलाने के लिए। अगर इस प्रकार से कार्य जो फंक्शंस अगर मुश्किल होते गए, तो आने वाले दिनों में तो आर्थिक स्थिति जो और भी गड़बड़ा जा सकती है और खराब हो सकती है। तो इन मुद्दों को समझने की आवश्यकता है कि जो प्रैक्टिकलिटी है वो नहीं नजर आती कहीं भी। तो केवल ये भाषा को थोप देना या भाषा बोलने के लिए मजबूर करना, ये सही नहीं है। दूसरा तरीका, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हिंसा का उपयोग करना, उनको मजबूर करना, उनको ह्यूमिलेट करना, ये तरीका गलत है। और इस तरीके से तो कभी भी राजनीति नहीं होती। राजनीति अगर करनी है, अगर आपको करना है, तो आप दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी भाषा का। अगर आप भाषा पे गर्व करते हैं, हर एक को अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पर देखिए, ये तरीका गलत है, ये हिंसा का उपयोग करना गलत है, और इस प्रकार से लोगों को रास्ते में रोकना, उनको बोलना, उनको मजबूर करना, ये तरीका गलत है। देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य हैं जहां पे लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाते हैं काम के उसके लिए, व्यापार के लिए। ठीक है सर, एक बार मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी और मैं इस बीच अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीरें दिखा दूं। ये उसी ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीरें सामने आई है जहां पर इस वक्त आपने देखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक मंच पर आने का ऐलान किया। 20 साल के बाद ये दोनों इस मंच से अपनी आवाज को एक बार फिर एक साथ एक सुर में बुलंद करने वाले हैं। और इस बार का सबसे विशेष और गंभीर मुद्दा जो रहने वाला है वो मराठी भाषा को लेकर है, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से नीतीश राणे ने खुला चैलेंज दिया ठाकरे ब्रदर्स को कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर के कहें कि वो मराठी बोले, उर्दू बोलना छोड़ दे। अब उर्दू को लेकर भी राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले स्थान पर देखिए मराठी बोलने वालों का जो परसेंटेज बताया जाता है 68.93% तक लोग मराठी में बात करते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की जो परसेंटेज है वो 12.89% की है। और तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा महाराष्ट्र में इस वक्त उर्दू है। और इसी वजह से इसको लेकर भी विवाद है क्योंकि उर्दू बोलने वालों के जो परसेंटेज है वो 6.71% है। और अभी ये भाषा की जो लिस्ट है वो सिर्फ तीसरे नंबर पर जाकर खत्म नहीं होती है, लेकिन अलग अलग भाषा बोलने वाले और भी कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही 3 भाषाएं इस वक्त महाराष्ट्र में चलती है। लेकिन अब इसे नाम दिया गया है आवाज मराठीचा। इस ऑडिटोरियम को आप देख रहे हैं कि कैसे खचाखची ऑडिटोरियम भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज इस मंच से क्या एक और नए विवाद को जन्म मिलने वाला है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर आदर्श जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि अभी जैसे विदित वर्मा जी भी ये समझा रहे थे और बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे थे कि वाकई जब कोई एक व्यक्ति अपने एक राज्य को छोड़ करके अपना परिवार चलाने के लिए या देश के कुछ योगदान देने के लिए अगर दूसरे राज्यों में जाता है, तो सर उसे क्या उसके पैरों हाथों में ये बेड़ियां बांध दी जाएंगी कि आप भाषा सीखिए तभी आप इस राज्य में एंट्री कर सकते हैं? तो फिर तो सर भारत विकास करने से रहा। सर सेनाएं हमारी सेनाओं को लेकर भी अगर ये कह दिया जाए कि आप इन बॉर्डर एरियाज में नहीं जा सकते, आप इन राज्यों में अपनी ड्यूटी करने नहीं जा सकते अगर आपको ये भाषा नहीं आती है, तो क्या सर देश सुरक्षित रह जाएगा? सर भाषा विवाद सिर्फ राजनीति से तो नहीं जुड़ा हुआ है ना सर, ये तो वास्ट तरीके से कनेक्टेड है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? सीधी सी बात है कि ये जो है सरासर जो है गुंडागर्दी है। इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि
जब आप जबरदस्ती जो है किसी को भाषा बोलने के लिए आप थोप नहीं सकते। ये थोपना जो है, मैं कहता हूं कि अगर आपको ठीक है मराठी भाषा का विकास करना है, आपको लगता है कि मराठी संस्कृति पीछे छूट रही है, तो आप कीजिए ना, आप अपने साहित्य का विकास कीजिए, आप अपने लिटरेचर को अलग लेवल पर ले जाइए, आप म्यूजिक के जरिए, कला के जरिए, फिल्म के जरिए आप ऐसे गाने लिखिए ताकि जो है दूसरे भाषा समुदाय के लोग मराठी गीत गाने पर मजबूर हो जाए। आप जो है अपनी भाषा पर काम क्यों नहीं करते हैं, आप अपनी संस्कृति पे काम क्यों नहीं करते हैं? आप जो है लेकिन उनको लगता है कि अगर उनके पास ये जो है क्षमता नहीं है कि अपनी संस्कृति को हम दूसरी जगह पर जा करके फैलाएं, क्योंकि जब आपकी संस्कृति में दूसरी भाषा के लिए विरोध होगा तो जाहिर तौर पर आपकी संस्कृति, आपकी भाषा को दूसरी जगह स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। तो ये समझने की जरूरत है। जबरदस्ती जो है आप भाषा नहीं थोप सकते, जबरदस्ती आप जो है लैंग्वेज किसी को नहीं सिखा सकते, आप जो है उसे थोड़ी देर के लिए बाध्य कर सकते हैं, आप अपनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का मसला बेसिकली आप जिस माहौल में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, वो आपके जो है व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। वो जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कोई बात है तो उसको इतनी आसानी से हटा पाना मुश्किल होता है। ये बात उन्हें समझनी चाहिए। दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं कि इन्हें जो है सिर्फ राजनीति करनी है। वो ये जानते हैं कि अगर बिहार, यूपी और हिंदी भाषी लोग अगर वहां से चले गए तो फिर इनके लिए अलग मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इनके लिए जो है, क्योंकि वहां पर जो है पूरा सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम चैनल्स हैं, तमाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। आप बॉलीवुड में इतनी बड़ी संख्या में फिल्में बनती है, आप उनको क्यों नहीं रोकते कि आप हिंदी में फिल्में क्यों बनाते हो, आप मराठी में बनाओ। अगर आपको वाकई अपनी संस्कृति की चिंता है तो आप जा करके जितने भी बॉलीवुड फिल्म मेकर है उनसे मिलिए, उन पर आप जो है अपनी गुंडागर्दी कीजिए कि आप जो है हिंदी में फिल्में नहीं बना सकते, आप मुंबई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आप केवल और मराठी में फिल्में बनाइए। फिर देखिए उनका पूरा उद्योग धंधा तो पूरे देश से चलता है। मुंबई में जो फिल्में बनती है, महाराष्ट्र में जो पैसा जाता है वो पूरे देश से जाता है, वो तो हिंदी भाषियों से जाता है। तो आप हिंदी भाषी लोगों से पैसे कमाएंगे, आप हिंदी भाषी लोगों से अपनी जीविका चलाएंगे, आप हिंदी भाषी लोगों के टिकट से और उनके पैसे से जो है आप अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और फिर आप हिंदी का ही विरोध करेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है तो इसीलिए आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनीत वर्मा जी जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर आदर्श कुमार जी जुड़े राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और विक्रम सिंह जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि बीच में ही विक्रम सिंह जी ये चर्चा छोड़ करके चले गए क्योंकि उनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब था, क्योंकि वो एक ही बात घुमा फिरा करके कह रहे थे। लेकिन देखिए मराठी भाषा को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त अटकलें जो लगाई जा रही है, बहुत ज्यादा इसको लेकर राजनीति की जा रही है। 1960 में जब महाराष्ट्र का गठन हुआ, 1966 से इस भाषा विवाद को जन्म मिला और उसके बाद मराठी भाषा को लेकर के एक सबसे जो अजीब बात निकल करके सामने आती है, मराठी भाषा खुद यूरोपीय इंडो का कनेक्शन है और इसे तोड़ते हुए, इसे संदेह करते हुए मराठी भाषा ने जन्म लिया। संस्कृत से भी इसे उठाया गया, कई ऐसे शब्द हैं जो कि मराठी भाषा में शामिल किया गया और उसके बाद मराठी भाषा का जन्म हुआ। लेकिन इसी मराठी भाषा को लेकर इस वक्त विवाद गरमाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि सियासत अभी और कितनी ज्यादा इस पर बढ़ती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना